नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय दंड संहिता के कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों के नाम हैं, अर्थात किस अध्याय में क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, इनके बारे में जानेंगे कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग भारतीय दंड संहिता का जो उद्देश्य है इसके बारे में जानते हैं। भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य है भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का समाचीन करना। इसके बाद हम लोग भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं उनके बारे में जानेंगे कि किस धारा में क्या है। भारतीय दंड संहिता का जो पहला अध्याय है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन में कुल 5 धाराएं हैं, जिनमें पहली धारा है संहिता का नाम एवं उसके प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम क्या होगा और इसका प्रवर्तन कहाँ तक होगा, इसके बारे में। और जो दूसरी धारा है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। इसके बाद आईपीसी की धारा 3 भारत से बाहर परंतु उसके भीतर विचारणीय अपराधों के बारे में दंडों का उपबंध करती है। इसके बाद धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार बताती है। और धारा 5 कुछ विधियों पर इस संहिता द्वारा प्रभाव न डाला जाना, यह बताती है कि कुछ विधियां हैं जिन पर इस संहिता का कोई प्रभाव नहीं होगा। और वे कौन सी विधियां हैं वो सब हम लोग जब इन धाराओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे तब जानेंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में केवल इतना जानेंगे कि किस धारा में क्या है। और ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं या कोई पूछता है तो यही पूछता है कि धारा 302 में क्या है, धारा 4 में क्या है, धारा 5 में क्या है। इसी प्रकार हम लोग केवल इस वीडियो में यही जानेंगे कि किस धारा में क्या है। इसके बाद आता है हमारा अध्याय 2। जो आईपीसी का अध्याय 2 है वो साधारण स्पष्टीकरण, जर्नल एक्सप्लेनेशन के बारे में बताता है। और इस अध्याय में कुल 52 सेक्शंस हैं, 52 धाराएं, जिनमें अध्याय 2 की जो पहली धारा है और इस संहिता की 6वीं धारा है वो है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। और 7वां सेक्शन है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। और 8वां है लिंग, जेंडर की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में है। और धारा 9 में है वचन, नंबर की परिभाषा। धारा 10 में है पुरुष और स्त्री, मैन और वुमेन की परिभाषा। धारा 11 में है व्यक्ति की परिभाषा, पर्सन की परिभाषा कि पर्सन किसे कहेंगे, वो धारा 11 में है। और धारा 12 में है लोक की परिभाषा, पब्लिक की परिभाषा कि पब्लिक कौन होगी। जैसे आईपीसी में बहुत जगह टर्म्स यूज हुए हैं पब्लिक, तो पब्लिक की जो परिभाषा है वो आईपीसी की धारा 12 में है कि पब्लिक किसे कहेंगे। इसके बाद धारा 13 क्वीन की परिभाषा बताती है। और धारा 14 सरकार का जो सेवक है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसकी परिभाषा बताती है। वैसे धारा 13 की कोई अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो दंड संहिता है वो 1860 में बनी थी और उस समय भारत ब्रिटिश का गुलाम था, तो उस समय क्वीन की परिभाषा ज़रूरी थी कि क्वीन किसे कहेंगे, तो तब ये दी गई थी। इसको हटा देना चाहिए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अब। इसके बाद जो 15वां सेक्शन है वो ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा देता है कि ब्रिटिश भारत क्या है, जो धारा 15 है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद धारा 16 है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा देती है कि भारत सरकार किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा देती है। और धारा 17 जो है वो सरकार, गवर्नमेंट की परिभाषा देती है। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा देती है, भारत सरकार की परिभाषा देती है। और धारा जो 17 है उस सरकार को बताती है कि सरकार किसे कहेंगे। इसके बाद धारा 18 भारत की परिभाषा बताती है कि इंडिया किसे कहेंगे, इंडिया क्या है। इसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो आईपीसी के सेक्शन 18 में किया गया है। इसके बाद आईपीसी का सेक्शन, आईपीसी की धारा 19 न्यायाधीश के बारे में बताती है। धारा 20 न्यायालय की को बताती है, जो न्यायालय क्या होगा इसके बारे में आईपीसी की धारा 20 बताती है। और धारा 21 लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट किसे कहेंगे,
किसे लोक सेवक कहेंगे, इसके बारे में आईपीसी की धारा जो 21 है वह बताती है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद धारा 22 जंगम संपत्ति जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताती है कि जंगम संपत्ति क्या होगी। मूवेबल का मतलब जो चलायमान संपत्ति है, जंगम संपत्ति वो क्या होगी, इसके बारे में धारा 22 बताती है। और धारा 23 जो है वो सदोष अभिलाभ रॉन्गफुल गेन के बारे में बताती है कि सदोष अभिलाभ क्या होगा। इसके बाद धारा 24 बेईमानी से डिसऑनेस्टी को परिभाषित करती है कि बेईमानी से कब माना जाएगा कि कोई चीज़ कोई काम बेईमानी से हुआ है, इसके बारे में धारा 24 बताती है। और धारा 25 जो है वो कपटपूर्वक फेटर्निटी को बताती है। और धारा 26 विश्वास करने का कारण क्या है इसके बारे में बताती है। इसके बाद धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति के बारे में बताती है। पत्नी, लिपिक और सेवक ये 3 लोगों के कब्जे में कोई संपत्ति है तो वो धारा 27 बताती है। इसके बाद धारा 28 कूटकरण को बताती है। धारा 29 दस्तावेज डॉक्यूमेंट के बारे में आईपीसी की धारा 29 बताती है। और धारा 29A ये अमेंडमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं उनको बताती है कि कौन से रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे। इसके बाद धारा 30 जो है वो मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बताती है। धारा 31 विल को बताती है। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ आता है। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ आता है, मतलब अगर किसी कार्यों को करने का निर्देश दिया गया है और उनको नहीं किया जाता है, मतलब अवैध लोभ विधि किसी काम को करने का आदेश देती है और उसे नहीं किया जाता है, इसके बारे में धारा 32 बताती है। और इसके बाद धारा 30 कार्य लोप एक्ट और ओमिशन को बताती है कि कब माना जाएगा कि कोई कार्य हुआ है और कब माना जाएगा कि किसी कार्य को नहीं किया गया है, ये धारा 32 बताती है। इसके बाद धारा 34 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धारा 34 ही सामान्य आशय को बताती है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य कब माना जाएगा कि कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई काम किया गया, ये धारा 34 बताती है और धारा 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अध्याय 2 की जो धारा 35 है वह जबकि ऐसा कार्य इस कारण अपराध है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है, इसके बारे में बताता है। और धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित कोई परिणाम है, इसके बारे में बताता है। इसके बाद धारा 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। अगर किसी अपराध को गठित करने के लिए कई सारे कार्य किए गए हैं और उनमें से अगर एक भी कार्य किसी ने किया है तो उसके लिए दंड क्या होगा, इसके बारे में बताता है। इसके बाद धारा 38 आपराधिक कार्यों के संयुक्त व्यक्ति भिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इसके बाद धारा 39 स्वेच्छा वॉलंटरली को परिभाषित करता है और धारा 40 अपराध के बारे में बताती है। धारा 41 विशेष विधि स्पेशल लॉ के बारे में बताती है। धारा 42 स्थानीय विधि लोकल विधि के बारे में बताती है। धारा 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध इस बारे में बताती है। और इसके बाद धारा 44 क्षति के बारे में बताती है, इंजरी के बारे में बताती है कि इंजरी किसे कहते हैं। इसके बाद धारा 45 जीवन लाइफ के बारे में बताती है कि जीवन क्या होगा। धारा 46 मृत्यु के बारे में बताती है कि मृत्यु कब माना जाएगा कि मृत्यु है। और धारा 47 जीव जंतु एनिमल्स को बताती है। धारा 48 जलयान विसल को बताती है। धारा 39 साल अर्थात वर्ष और मास ईयर और मंथ्स को बताती है। धारा 50 धारा को बताती है, जो ये धाराएं हैं इनके बारे में बताती है कि धारा क्या होगी, जो धारा 50 है। धारा 51 शपथ ओथ को बताती है। धारा 52 सद्भाव पूर्वक गुड फेथ को बताती है। धारा 52A संश्रय हार्बर को बताती है, जो धारा 52A है।
इसके बाद आता है अध्याय 3, और अध्याय 3 हमारा है वो दंडों के विषय में बताता है कि आईपीसी में कितने प्रकार के दंड हैं और दंडों के बारे में क्या वर्णन किया गया है, इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में कुल धारा 53 से धारा 75 तक धाराएं परिभाषित हैं। अब हम लोग धारा 53 से धारा 75 जानेंगे कि किस धारा में क्या है। धारा 53 है अध्याय 3 की पहली धारा, और इस संहिता की 53वीं धारा वो दंड को परिभाषित करती है कि दंड क्या होगा, इसके बारे में बताती है कि दंड कितने प्रकार के होंगे, इनके बारे में बताती है। धारा 53A नरवसन के प्रति निर्देश का अर्थ बताती है। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण बताती है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकेगा और किस प्रकार से करेगा, इसके बारे में बताती है। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, इस बारे में बताती है। धारा 55A समुचित सरकार को परिभाषित करती है कि समुचित सरकार किसे माना जाएगा। इसके बाद धारा 56 इसको निरसित किया गया है, अर्थात हटा दिया गया है। धारा 57 दंडावधियों की भिन्न, जो दंडावधि है उसके बारे में जो गणना की जाती है इसके बारे में बताती है। और धारा 58 धारा 59 ये हटा दी गई हैं। धारा 60 कारावास के मामले में कारावास का संपूर्ण या कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा, इस बारे में बताती है। जब किसी व्यक्ति को कोई कारावास दिया जाता है और उसके कारावास का संपूर्ण भाग कठिन होगा या संपूर्ण भाग सिंपल होगा, साधारण होगा, या कारावास की अवधि का कोई भाग सादा हो सकता है या कोई भाग कठिन हो सकता है, इसके बारे में बताती है। इसके बाद धारा 61 और धारा 62 निरसित अर्थात हटा दी गई हैं। धारा 63 जुर्माने की रकम के बारे में बताती है कि जुर्माने की रकम क्या होगी, इसके बारे में बताती है। और धारा 64 जुर्माना न देने का कारावास का दंड, अगर कोई व्यक्ति जिस पर जुर्माना लगाया गया है और वह जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसके बारे में दंड का प्रावधान करती है कि क्या दंड दिया जाएगा, इसके बारे में बताती है। धारा 65 जो है जब जुर्माना एवं कारावास दोनों दिए गए हों तब जुर्माना न देने पर दंड, अगर किसी व्यक्ति को जुर्माना और कारावास दोनों दिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना किया गया है, अब अगर वह व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसको कितनी सजा होगी, इसके बारे में आईपीसी की धारा 65 बताती है। इसके बाद धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का दंड दिया जाएगा, इसके बारे में वर्णन करती है। धारा 65 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तब उसे किस भांति का कारावास दिया जाएगा, अर्थात साधारण कारावास दिया जाएगा या कठोर कारावास। इसके बाद धारा 67 जो हमारी है वो जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तब जुर्माना न देने पर दंड। मान लीजिए कोई अपराध है वो केवल जुर्माने से दंडनीय है, किसी व्यक्ति को 300 रुपये का जुर्माना हुआ है न्यायालय द्वारा, और अगर वह व्यक्ति वह जुर्माना नहीं देता है तब उसे कितना दंड दिया जाएगा, इसके बारे में आईपीसी की धारा 67 प्रावधान करती है। इसके बाद धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, इसके बारे में बताती है कि आप अगर जुर्माना देंगे उसके बाद कारावास का पर्यवसान कैसे होगा, इसके बारे में बताते हैं। इसके बाद धारा 69 जो है वो जुर्माने के अनुपातिक भाग दे दिए जाने पर कारावास का पर्यवसान, इसके बारे में बताती है कि जो जुर्माना है उसके अनुपातिक भाग दे दिए जाएंगे तो उसके बाद कारावास का कैसे पर्यवसान होगा। इसके बाद अध्याय 3 की जो धारा 70 है वह जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहित होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती, इसके बारे में बताती है। इसके बाद धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि बताती है। इसके बाद धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। इसके बाद धारा 73 एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में वर्णन करता है। जैसे आप लोगों ने मूवियों वगैरह में भी देखा होगा कि किसी व्यक्ति को एकांत, जिसे काल कोठरी कहते हैं, वहाँ पर डाल दिया जाता है, उसके बारे में आईपीसी की धारा 73 वर्णन करती है। और आईपीसी की धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि कि कितने समय के लिए उसे एकांत परिरोध में रखा जाएगा, इसके बारे में आईपीसी की धारा 74 वर्णन करती है। और आईपीसी की धारा 75 पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात अध्याय 12
और अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में पूर्व दोष सिद्ध किया गया है और वे मामले अध्याय 12 और अध्याय 17 से संबंधित हैं, तब कतिपय अपराधों के लिए दंड क्या, वर्धित दंड क्या होगा, इसके बारे में वर्णन करता है। और यहाँ पर दो अध्याय, अध्याय 12 और अध्याय 17। तो अध्याय 12 में सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है और 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम लोगों के अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में जितने सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक हो गए हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सेक्शन 76 के बाद आईपीसी के जो सेक्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे।